अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक हैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, मुजीबुर रहमान शामी साहब, सलमान गनी साहब और डॉक्टर हसन अस्करी साहब। नाज़रीन, मुल्क की सियासत इस कदर गैर यकीनी का शिकार है कि इंतखाबात के इनेकाद पर भी शुकूक व शुबहात बरकरार हैं। निगरान कहते हैं कि सबके लिए यकसा मौक़े, लेकिन PTI के बाद पीपल्स पार्टी भी लेवल प्लेइंग फील्ड पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। उनका दावा है कि पंजाब और विफाक की काबीना में तो इनके अपने लोग हैं और नून लीग के सारे काम हो रहे हैं, जबकि हमारे खिलाफ केसेस खुल रहे हैं। अलबत्ता सियासी इस्तेहकाम को मशरूत किया जा रहा है इंतखाबात के इनेकाद से, लेकिन इंतखाबात के इनेकाद से पहले ही जब ऐसा माहौल हो कि सियासी जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड पर शिकवा कुना हो, तो होने वाले इंतखाबात क्या इस्तेहकाम का बाइस बनेंगे? इसी पर हम आज बात करेंगे। अयासब, क्या आपको लगता है 2018 की तरह 2024 के इलेक्शन भी मुतनाज़ हो जाएंगे अगर इसी माहौल में सियासी जमातों के ऐसे शिकवे शिकायत बरकरार रहे तो? एक तो मैंने समझा आप कोई क्रिकेट का नोहा तो पढ़ देंगी कि क्या शानदार वहाँ पे है। दिल ख़राब नहीं करना था ना। अब ये हमें वो पता नहीं, इनकी तो जो मैं इश्तिहार इनके देखता हूँ तो मुझे तो जो गुस्सा आता है इनकी तौबा पर। चलें आपको करके ये जो है, आप जो कह रही हैं कि 2018 के जैसे 2018 के किसी ने एतराज़ तो नहीं उठाया। किसने उठाया? यहाँ पे थिंक टैंक में मतलब हजरत हैं जो तवातर से, और किसका कमज़ोर कंधे का इस्तेमाल होता है, वो इस लाचार और नाचीज़ का होता है कि जैसे हमें बताया गया फट्टे लगाए थे। वज़ीर आज़म थे वो, किसी ने ऐसे नहीं एक्सेप्ट वो किया, सारा कुछ था। लेवल प्लेइंग फील्ड का तो एतराज़ था ना, वो जिससे मरियम नवाज ने भी उस पर बात की, शहबाज शरीफ भी कर रहे हैं। बाकी सारे वो चलते रहे, कोई एतराज़ नहीं था। ये तो जो आकाए नामदार वो जो है, क्या कहते हैं, जो सियासत के आका जो हैं, उनकी नाराज़गियाँ पैदा हुई और उन्होंने कहीं से इशारा आया नहीं आया तो सारा कुछ उन्होंने वो लपेट दिया। वो जो है बोरी बिस्तर जो है, नहीं तो ठीक ठाक चल रहा था, कोई ऐसी बात नहीं थी। आपकी मैशत ठीक थी, कारोबार ममलिकत मिसाली नहीं थे, पर मिसाली क्या थी? आपके क्रिकेटर जो हैं, जब उनकी कारकर्दगी ये हो तो उससे तो बहुत अच्छी थी, यहाँ पे मुल्क चल रहा था। तो ये तो बाद के सारे अफसाने घड़े गए हैं कि ये हो गया वो हो गया। 16-18 माह का मतलब यहाँ पे ऐसे रियाजी का तोल इस्तेमाल किया जाता है कि 16-18 माह का तो जिक्र ही नहीं होता। कहते पिछले 5 साल जो थे, मतलब 16-18 महीने को उस 5 साल में डाल दिया जाता है। कौन सी ऐसी बात है? और एक और चीज़ है कि जो हम यहाँ बैठ के इस्तेकाम में पाकिस्तान के हम हकीम बने हुए हैं, इस्तेकाम होगा नहीं होगा। और भाई इलेक्शन जो है, अगर आप मजबूरी है, आइन में लिखा हुआ है कि इतनी मुद्दत के बाद इलेक्शन कराने, ये जो आजकल जिसका नाम कोई लेना पसंद नहीं करता, जस्टिस उमर अताब बंदियाल, उनका गुनाह क्या था? उनका गुनाह था आपको याद कराना कि पंजाब की हुकूमत गई है तो आपको इलेक्शन कराने चाहिए और ये तब तक हो जाने चाहिए। उन पे क्या एतराज हुआ? इन्होंने सुओ मोटो लेकर इलेक्शन का फैसला कर दिया है। मतलब गुनाहों की फहरिस्त में उनका सुओ मोटो जो है, ये जो कौमी असेंबली कल जो यहाँ पे गीत गाए जा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के भी और कौमी असेंबली के यहाँ पे के जी उन्होंने आज़ाद फैसले कर दिए, वो सारी तकलीफ हुई थी कि उमर अताब बंदियाल ने इलेक्शन के बारे में कहा था कि पंजाब में कराएं क्योंकि असेंबली रही नहीं है। तो सबसे बड़े मुजरम उमर अताब बंदियाल ठहरे कि उसने ये वो क्यों कर दिया। अब भी जो है आप कह रहे हैं इलेक्शन कराने, भाई इलेक्शन का खौफ है, डर है। और डर क्यों है? सारा कुछ पता है किसी को, मतलब इसमें कोई ढकी छुपी बात तो नहीं। ठीक है। अब ये आप करते रहें, इलेक्शन से आप मौजू हटा दें, आप कहें नवाज शरीफ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उनका आना यहाँ पे जरूरी है। भाई कौन सी बात जरूरी है? आपने किसी कायदे कानून के मुताबिक इस ममलिकत के कारोबार जो है, मामलात चलाने हैं या नहीं चलाने। अब यहाँ पे हमें आज हमारी खुशकिस्मती, और मैं तंज़र नहीं कह रहा कि शामी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है,
शामी साहब ने हमें नवीद सुनाई थी, हमें एक फरमान सुनाया था कि इलेक्शन तो होने हैं, उससे कोई राय फरार नहीं है। तो पंजाब में तो राय फरार हो गया, पंजाब की हुकूमत कब गई। आइन के कौन सी शिक में है कि ये जो हमारे होनहार निगरान बैठे हुए हैं ये इतना अरसा बैठे रहेंगे। किसी मतलब आइन की कोई शिक है ही नहीं कि हमारे मोहतरम मोहसिन नकवी साहब और जो बाकी हैं। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब किसी का आंख का तारा है, फलाने जो हैं काकड़ साहब वो किसी का आंख का तारा है। वो जिनके आंख के तारे हैं वो ही हमें कुछ बता दें। ठीक है, तो नवाज शरीफ की आमद आपको कुछ नहीं बता रही। वैसे अगले हफ्ते आप यही डिस्कस कर रहे होंगे यहाँ बैठकर। अभी मुझे आगे बढ़ना है शामिल साहब, इस्तेहकाम और इलेक्शन, लेकिन उससे पहले लेवल प्लेइंग फील्ड पर जो शिकायतें हैं, स्पेशली पीपल्स पार्टी जो बात करी, किस हद तक दुरुस्त है? देखें, बातें तो बहुत सी हैं और आज़ाद अमीर साहब ने तो पूरी एक कहानी, पूरा नावल जो है वो लिख दिया। अभी तो क्रिकेट देखें ना, उसका कोई नौहा नहीं पड़ना थोड़ा सा। तो हमारी जो टीम है हमारी, ऐसा होता है ना, बाद औक़ात ये होता है कि जिस टीम की शोहरत ज़्यादा हो जाए, जिसके प्रोपेगंडे करने वाले ज़्यादा हों, जब फील्ड में आती है तो परफॉर्म नहीं कर पाती। तो क्रिकेट में भी ऐसा हो जाता है और सियासत में भी हो जाता है। तो सियासत की तरह ही है ना हमारी टीम भी, हाँ, अनप्रिडिक्टेबल। क्रिकेट और सियासत दोनों अनप्रिडिक्टेबल है। इसलिए जो सियासत इजाजत, क्या खूबसूरत नुक्ता, इसीलिए गुरु मानते, क्या नुक्ता आपने निकाल के पेश कर दिया, वाह वाह। इसलिए जो कहना यह है ना कि सियासत जो है वो बात को हिमालय है, वो तो वहीं का वहीं पहाड़ खड़ा रहेगा, बाकी जो हो सो हो जाए। भुट्टो साहब भी कहते थे कि हमारा रोएगा, तो हमारा तो रोया नहीं। फिर अल्ताफ गौर साहब ने लिखा था कि पहाड़ रोया नहीं करते, सर टकराने वाले रोया करते। तो बात यह है कि ये जो सियासत है ना, इसमें भी ऐसा ही है जैसे क्रिकेट में होता है। ये बाई चांस ही है। ये भी 2018 में जो कुछ हुआ था, अब तो हर शख्स उसी तफसील बयान कर रहा है और हमारी नज़रों के सामने हुआ था ना। लेकिन बहरहाल नताइज तस्लीम कर लिए गए और शहबाज शरीफ साहब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बन के बैठ गए और हमारे खान साहब वज़ीर आज़म बन गए और एक कोलिशन बना ली ना उन्होंने। यानी उनकी सिंगल तो मेजॉरिटी नहीं थी ना, सिंगल मेजॉरिटी पार्टी तो नहीं थी ना, मखलूत हुकूमत बनी। भानुमती ने कुनबा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। तो भला ईंट जो कुछ भी हुआ, एक हुकूमत बन गई, सब ने तस्लीम कर लिया उसको। अब वो जो भानुमती का कुनबा था उसमें फूट पड़ गई, उसके अज्जा अलग अलग हो गए, एक नया कुनबा इकट्ठा हो गया। चलो उसको भी भानुमती का कुनबा कह लें, कुनबा नंबर 2। अब वो इकट्ठा हो गया, ना उस वक्त कोई आसमान टूटा था ना उस वक्त कोई आसमान टूटा। जैसी एक हुकूमत बनी थी वैसी दूसरी हुकूमत बन गई। अब उस पर फिर हंगामा, फसाद, चीखम धाड़, हम असम्बली में नहीं बैठेंगे और हम इस्तीफे दे देंगे, हम अपनी हुकूमतें तोड़ देंगे और पंजाब में भी हम इंतखाबात कराएंगे और केपीके में भी कराएंगे। तो फिर सारे ये तमाशे हमने देखे ना। अगर चुप करके बैठे रहते और फिर इंतखाबात जो थे वो भी हो जाते। भाई बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हुई, वो तो सदारती हुक्म से ख़त्म हुई। नवाज शरीफ की ख़त्म हुई, एक दफ़ा सदर ने ख़त्म की, एक दफ़ा परवेज़ मुशर्रफ ने ख़त्म की, फौजी बूट से ख़त्म हुई ना। अभी इंतखाबात का सवाल है ना, कब होने हैं, उसके तो कंफ्यूजन बरकरार है। तो अब होने हैं ना, अब उससे तो हम गुजर रहे हैं उस मरहले से। उसको तो उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ने कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में हो सकते हैं, फरवरी के पहले हफ्ते में हो जाएंगे। तो इंतखाबात तो होने हैं। अच्छा, इंतखाबात तो पहले भी हुए थे।
और लेवल प्लेइंग फील्ड, उनको भी तस्लीम कर लिया गया। अब लेवल प्लेइंग फील्ड जैसी उस वक्त मिली हुई थी नवाज शरीफ साहब को और नून लीग को, वैसी अब मिल रही है पीटीआई को, खान साहब को, बल्कि उससे बदतर ही है। लेकिन बहरहाल जो हुआ है ना वो को अच्छा तो नहीं हो रहा ना, ठीक है। हम ये नहीं कहते। तो उसका हल क्या है? सारे ये मिलके बैठ जाए। जब खान साहब की हुकूमत थी ना, हम उनके पास बार बार गए, उनकी मिन्नत समाजत की भी ऑपोजिशन के साथ बैठ जाए। और वो उस वक्त भी अपोजिशन लीडर बन के बैठे हुए थे, उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, हाथ तो क्या आंख नहीं मिलाई, और कहा बस उनको धमकियां देते रहे। और आज वही ड्रामा दोहराया जा रहा है। ठीक है, ना वो अच्छा था ना ये अच्छा है। तो ये सारे मिलके बैठे ना। तो सवाल ये ना कि इस तरह सोलो फ्लाइट लेकर आगे बढ़ा जा सकता है। सलमान साहब, आपकी नज़र में इंतखाबात से कब किसी किस्म के कोई डायलॉग का इम्कान है? नवाज शरीफ साहब भी आ रहे हैं, क्या कोई बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं वो मफाहमत के हवाले से? देखें, पहली बात तो ये कि खेल और सियासत में कप्तान मैटर करता है, और जो कप्तान तैयारी और कारकर्दगी पर तवज्जो देने की बजाय बुलंदो बांग दावे और बयानात पे इंसार करे, उसे फिर एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ता है। शामी साहब ने जहाँ से बात ख़त्म की है, देखिए बात ये कि आपका आज का टॉपिक ये है कि क्या कौमी इंतखाबात इस्तेहकाम का ज़रिया बन पाएंगे। मैं ये कहता हूँ कि जो कैफियत पाकिस्तान के अंदर तारी है, इंतखाबात हो जाते हैं, हम नहीं मानेंगे। इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर आप देख लें, मैं सिर्फ 2018 की बात नहीं कर रहा, पहले इंतखाबात में भी जिसमें कोई ख़ास लोग नहीं जीते, वो कहते हैं जी ये 200 धांधली की बुनियाद पे है। और अब भी जो कैफियत है ना, ये जो हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये कैफियत है, तो 2018 में भी यही कैफियत थी। उस वक़्त भी एक पार्टी टारगेट थी, उनकी लीडरशिप टारगेट थी। पानामा की बुनियाद पे वो जो अदालत में बुलाया गया था कि आप हमारे पास तशरीफ लाएं, लॉकडाउन ना करें, हम जो बैठे हैं आपको इंसाफ देने के लिए। पीपल्स पार्टी बातें करें, उनके साथ क्या ज़्यादती हो रही है? ये सारे लोग करते हैं। कौन सा इलेक्शन ऐसा है जिसमें, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ 2018 में नून लीग वाले कह रहे थे कि जी ये जो कुछ हो रहा था हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है वो सारा कुछ, कि जी इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद क्या सियासी इस्तेहकाम कायम हो पाएगा? बुनियादी सवाल ये है। और ये बात जो शामी साहब ने कही है ना, कि क्या वजह है कि आप सियासत और जमहूरियत का हिस्सा हैं, आप डायलॉग करने के लिए तैयार नहीं, और डायलॉग इसलिए करने के लिए तैयार नहीं कि आप समझते हैं कि जी मैं बाकियों से कुछ निराला हूँ, मैं किसी का लाडला हूँ। अब वो 2018 वाली कैफियत नहीं, अब आगे 2024 में इलेक्शन होना है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को ये बड़ी एम्बेरसमेंट है कि हमेशा सियासी जमातों का और सियासी कायदीन की एक इज़्ज़त व तकरीम पाकिस्तान में रही है। ये 5 साल के अंदर जो कुछ हुआ है, अभी जो कहा गया जी 16 या 18 माह, मुझे याद एक फ़िक्रा याद आया कि हमारे एक फाजल दोस्त ने जो खान साहब की हुकूमत के आखिरी दिनों में कहा था कि कारकर्दगी इनकी ये है कि ये टिकट लेके पीछे भागे फिरेंगे, कोई इनकी टिकट लेने के लिए तैयार नहीं होगा। उनकी कारकर्दगी भी यही थी, कोई ये नहीं कि कोई फ़र्क ज़्यादा हो गया है। उन्होंने क्या डिलीवर किया है? देखें, हर हुकूमत का एक बड़ा क्रेडिट होता है, हर पार्टी का कोई एक क्रेडिट होता है, जिसमें जैसे नून लीग वाले कहते हैं जी कि 18 घंटे की लोड शेडिंग थी, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर बिजली की पैदावार तो पूरी कर दी ना। उसके बाद अब बिजली इतनी महंगी हो गई कि वो क्रेडिट तो आप नहीं छीन सकते। कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर बिजली के कारखाने लगाए। आज भी ये तो मानते थे उनके मुखालिफ, वो जो अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब कहते थे जी बिजली बना गए, ज़्यादा बना गए। तो मैं समझता हूँ कि ये बात दुरुस्त कही गई है। जब तक पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप आपस में बैठकर कुछ लाइंस ड्रा नहीं करेंगी, पाकिस्तान ने इस्तेहकाम की पटड़ी में नहीं चढ़ना। इंतखाबात से पहले देखें, ख्वाहिशात ज़रूर हैं। अगर पाकिस्तान ने आगे की तरफ जाना है, पाकिस्तान में इस्तेहकाम आना है, मैंने कल भी कहा था कि हम तो कम्प्लेक्स का शिकार हो गए हैं कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, आज हम दुनिया में कहीं मैटर नहीं करते ना। मैंने कल भी कहा था कि पाकिस्तान के निगरान प्राइम मिनिस्टर को फ़लस्तीन के इशू पे ना उन्होंने किसी को कॉल किया, ना किसी ने उन्हें कॉल किया। लीडरशिप का एक खला है बहुत बड़ा
ये लीडरशिप का खिला जो है फिल होना चाहिए। ठीक है। और बात ये पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप को ही करना है, और क्या पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप अगर आपस में बैठने के लिए तैयार ना होगी तो दुनिया इनकी बात सुनेगी? ठीक है डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है जैसे हमारे क्रिकेट टीम के हालात हैं वैसे ही सियासत के हालात हुए हैं, लीडरशिप का फुकदान हमें दिखाई दे रहा है, इस्तेहकाम का सवाल है, क्या इंतखाबात के नतीजे में आपको इस्तेहकाम आता दिखाई दे रहा है? देखिए, जो आपने बात की है कि जो क्रिकेट का हाल है वो पॉलिटिक्स का है, नहीं, ये बिल्कुल रिवर्स है। जिन ममालिक में सियासी और माशरती बहरान हो, क्राइसिस हो, वहाँ ज़िंदगी के हर शोबे में क्राइसिस आना शुरू हो जाता है। तो क्रिकेट का भी वही हाल है जो हमारी पॉलिटिक्स का है कि आप ये कह नहीं सकते कि ये काम होगा कि जो है वो नहीं होगा। और पॉलिटिक्स के अंदर जहाँ तक इंतखाबात की आपने जो सवाल शुरू में रेज़ किया था, अभी तो इंतखाबात का शेड्यूल आने देना। जब तक उनका शेड्यूल नहीं आएगा इंतखाबात का, उस वक्त तक ये डाउट्स रहेंगे कि कब इंतखाबात होंगे और कब इंतखाबात नहीं होंगे। लिहाजा हमें इस बात का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो शिकवे लेवल प्लेइंग फील्ड के भी खत्म हो जाएंगे शेड्यूल के बाद? जी, लेवल प्लेइंग फील्ड के मामलात ख़त्म नहीं होंगे। वजह यह है कि जो सिलसिला इस वक्त चल रहा है पीटीआई के हवाले से, इस सिलसिले के चलते हुए लेवल फील्ड का तो इम्कान ही नज़र नहीं आता। लेवल फील्ड होता क्या है? देखिए, लेवल फील्ड का मतलब यही है कि आपको तमाम पार्टीज इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ इलेक्शन में हिस्सा ले सकें। तो वो सिचुएशन तो हमें एक पार्टी के मुतालिक नज़र नहीं आ रही। लेकिन पीपल्स प्राइम पार्टी मिनिस्टर साहब का ये कहना कि जिनके मुकदमे शिकवे किस हद तक दुरुस्त हैं? देखिए, पीपल पार्टी के शिकवे इसलिए हैं कि सिंध में जिस तरह फेडरल हुकूमत ने भी ये काम किया, सिंध हुकूमत ने ये काम किया था, यानी ये मैं बात कर रहा हूँ जो सिंध हुकूमत केयर टेकर से पहले थी, उन्होंने जाने से पहले फ़ंड्स एलोकेट किए थे, डेवलपमेंट फ़ंड्स जो हैं, जो MNA MPs के ज़रिए आप करते हैं। कुछ अपॉइंटमेंट्स भी उन्होंने की थी। अब वो जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसने वो फंडिंग रोक ली है, जिसकी वजह से उन्हें ये जो है शिकायत जो है वो पैदा हुई है कि गालबन ये जो है उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो नहीं मिल रही है। और बाकी रहा दूसरा, उनको एतराज़ है कि वो समझते हैं, जो कि बयानात मौजूद हैं, आप उनके बयानात को गौर से पढ़ें ना, बयानात मौजूद हैं कि PMLN के लोग तो फेडरल केयर टेकर गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। ये बयान मौजूद है, अखबारों को छपा हुआ है। तो उस वजह से ये बात जो है वो वो PPP वाले कर रहे हैं। देखिए, माजी में भी जब भी इलेक्शन में जिस पार्टी की मर्ज़ी का नतीजा नहीं आया तो उसने बातें कहीं और कुछ बातें बाद में हमें पता भी लगी मुख्तलिफ इंतखाबात के बारे में। अब अगर ये इंतखाबात होते हैं तब भी मेरा नहीं ख्याल कि ये इंतखाबात पाकिस्तान के पॉलिटिकल क्राइसिस को हल करेंगे। अच्छा। क्योंकि इंतखाबात हल नहीं होते, बल्कि इंतखाबात हल करने का एक रास्ता होते हैं। वो आपको एक रास्ता देते हैं, वो आपको एक नुमाइंदा लोगों को आगे लाने का वसीला बनते हैं। लेकिन अगर आपकी नीयत में खलल है तो इंतखाब कैसा हो, सही हो गलत हो, तो उसके नताइज जो है वो सही नहीं आ सकते। क्योंकि पॉलिटिक्स में जो बुनियादी चीज़ है वो है ह्यूमन फाइबर, इंसानी क्वालिटी, इंसान का रवैया, इंसान का मकसद, इंसान की ख्वाहिश, और एक दूसरे से मिलके आप बात करेंगे, यानी डेमोक्रेटिक स्पिरिट या डेमोक्रेटिक कल्चर में आप यकीन रखते हैं या नहीं रखते। ये बड़े बुनियादी चीज़ें हैं। जहाँ डेमोक्रेटिक कल्चर में लोगों को यकीन ना हो, लीडरों को यकीन ना हो, वहाँ डेमोक्रेसी बज़ाते खुद मसाइल हल नहीं करती, बल्कि बाज़ दफ़ा मसाइल की बुनियाद बन जाती है। तो अल्टीमेटली ये डिपेंड करेगा पॉलिटिकल लीडरशिप पे कि इस गेम का नतीजा अच्छा आएगा या इसमें वही हाल होगा जो आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हुआ। ठीक है, ये डिपेंड करता है पॉलिटिकल लीडरशिप पर। लेकिन जहां अयासा पीपल्स पार्टी शिकवे कर रही है, वहीं उन्होंने एक दावा भी किया है कि नवाज शरीफ की वापसी किसी समझौते का नतीजा है। आप तो इस पार्टी का हिस्सा रह चुके हैं, आपको लगता है नवाज शरीफ साहब डील पर यकीन रखते हैं या फिर वो अवामी तायद पर यकीन रखते हैं? देखिए मरियम,
जब पूरा अफसाना, पूरी कहानी बयान ना की जा सके तो फिर एक ही हदफ या टारगेट पे तनकीद के निश्तर थोड़े आहिस्ता चलाने चाहिए, या पूरा बयान ही नहीं कर सकते। इलेक्शन अगर नहीं हो रहे, वो किसी सियासी पार्टी की वजह से नहीं है। नून लीग ने इलेक्शन नहीं रोके हुए, मौलाना फजल रहमान ने नहीं रोके हुए। जो कन्फ्रंटेशन है वो सियासी पार्टीज की नहीं है। कन्फ्रंटेशन की जो नेचर है वो हम जानते हैं, हम बयान नहीं कर सकते और सही तौर पे नहीं बयान कर सकते। कई उसके मुज़म्मरात हैं, कई उसमें हिसासियत वाले पहलू हैं, इसलिए हमने तो कन्फ्रंटेशन वो है। उस कन्फ्रंटेशन से, उससे तातुल मुल्क में क्यों पैदा हो रहा है? सियासी पार्टीज की वजह से नहीं है। और ये जो एक ही टारगेट को कर लेना कि आपने हाथ नहीं मिलाए थे, आपने ये नहीं किया था, आपने वो नहीं किया था, यहां पे वो नहीं है। द नेचर ऑफ द क्राइसिस, बहरान की नौयत कुछ और है। बहरान की नौयत वो है जो और मुल्क और ममालक उस रास्ते से गुजर चुके हैं। मिस्र हमारे सामने है, मिस्र में ऐसे हुआ था, ऐसे हो रहा है। बात सिर्फ देखने की ये है कि ऐसा तातुल पैदा करके जैसे मिस्र वालों ने किया, तो क्या मिस्र के मसाइल जो हैं वो कम हो गए हैं? उसकी मजमूई हैसियत जो है, चाहे मुआशी हो चाहे सियासी हो, वो बेहतर हो गई है। ठीक। वहाँ हुक्मरानी का तर्ज कोई बेहतर हो गया है। गजा की क्राइसिस हो रही है तो उसमें मिस्र की जो हुकूमत है या हुक्मरानी है, वो कोई उनमें इतनी हिम्मत है कि वो बात भी कर सके। मतलब मिस्र सबसे ताकतवर और बड़ा मुल्क समझा जाता था आबादी और वसाइल के लिहाज से, अरब दुनिया में है भी। लेकिन आज जब जमाल अब्दुल नासिर थे तो तब हालत मिस्र की और थी। ठीक है। आज वो अल फतह अल सीसी, वो जो है अब्दुल फतह अल सीसी बैठे हुए, तो बिल्कुल और है। हमारा जो तातुल है, इससे क्या बेहतरी हो रही है? इससे कौन से मसाइल मुल्क के हल हो रहे हैं? ठीक है। हमारे लिए कौन सी आसानियां पैदा हो रही हैं? हमारे सामने कौन सा इलेक्शन भाड़ में जाए, अगर हम समझें एक मजमूई कंसेंसस हो कि नहीं हमने 3 साल नहीं कराने इलेक्शन, हमने ये करना है, हमने किसी ली क्वान यू को लाना है और सिंगापुर बनाने और 3 साल बन जाएंगे, बिल्कुल ठीक है, इलेक्शन बेमानी हो जाती। ठीक है। पर हम ये चीजें इस मुल्क की तारीख में आजमा चुके हैं। और कितने तजर्बे करने। आप कह रहे हैं बहरान की नौयत ही कुछ और है, लेकिन शामी साहब बात हो रही है पीपल्स पार्टी के दावे की। वो ये दावा कर रही है कि नवाज शरीफ साहब ऐसे ही नहीं आ रहे, वो किसी समझौते के तहत आ रहे हैं। क्या उनकी बात आपको दुरुस्त लग रही है? वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आई थी परवेज मुशर्रफ साहब के साथ एनआरओ करके, तो उनको ज़्यादा पता होगा कि लोग किस तरह समझौता करते हैं और किस तरह से आते हैं। बधार तो ये कि समझौता किसके साथ हो रहा है? इमरान खान के साथ तो हुआ नहीं है, तो फिर किसके साथ समझौता हो रहा है? और दूसरा कोई नाम लेने नहीं दे रहे मैं याद अमीर साहब। कह रहे इनका भी तो एहतराम है ना हमें, जब ये रोक रहे हैं तो हम भी रोक रहे हैं। देखिए बुनियादी बात यह है, पाकिस्तान की तारीख में चले जाए, ये पीपल्स पार्टी ने लेवल प्लेइंग फील्ड दी थी शेख मुजीबुर रहमान को। जब 1970 के इंतखाबात में अवामी लीग जीत गई तो मैंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की खुद तकरीर सुनी है अपनी आंखों से, अपनी कानों से, और आंखों से देखा है उनको। ये चेयरिंग क्रॉस पे जो फैसल चौक है अब असेंबली के सामने, उन्होंने कहा सिंध और पंजाब ताकत के सरचश्मे हैं और मैं मिसेस बिंद्रा नायके नहीं हूं। उस वक्त मिसेस बिंद्रा नायके वो अपोजिशन लीडर थी श्रीलंका की। उनके शौहर जो थे बिंद्रा नायके, वो उनको हलाक कर दिया गया था गोली मार के। उसके बाद वो पॉलिटिक्स में आई थी और अपोजिशन लीडर के तौर पे अपना किरदार अदा कर रही थी। उन्होंने कहा मैं मिसेस बिंद्रा नायके नहीं हूं कि अपोजिशन में बैठ जाऊं। तो भाई आपके
आपके पास 85 नशिस्तें थी या 84 थी, याद अमीर साहब को ज़्यादा याद होगा, इतनी थी। और वो 163 वाला उसको आप धमका रहे थे कि हम जनाब अपोजिशन में नहीं बैठेंगे। तो फिर क्या हुआ, क्या तमाशा हुआ इस मुल्क में? जब शेख मुजीबुर रहमान यहां कैद थे पाकिस्तान में, और मैं उनके खुद उनका जो उनके मुहाफिज थे, सिक्योरिटी के इंचार्ज, उनसे मिला हूं, उनसे इंटरव्यू किया है और इंटरव्यू टेलीकास्ट हुआ है। उन्होंने कहा जब उनको कुछ खबर नहीं थी क्या हो रहा है दुनिया में, ना तो उस वक्त मोबाइल फोन था, ना सोशल मीडिया था, ना कि चैनल से, ना उनके पास फोन था। जेल कौन सी थी जी उनकी? उनको पहले फैसलाबाद में थे, फिर मियां वाली शिफ्ट कर दिया गया उनको। अब जब सकूते ढाका हो गया तो उनको मियां वाली शिफ्ट कर दिया गया। ठीक। उनको कुछ पता नहीं था कि क्या गुजरी है, उनके पास कोई सोर्स नहीं था इंफॉर्मेशन का, उनको अखबार भी नहीं जाता था। अच्छा। तो कहने लगे जब वो वहां मियां वाली में थे तो उनको कहा गया कि जी ये भुट्टो साहब सदर पाकिस्तान मिलने के लिए आ रहे हैं। उनका ठीक है, आने दें। तो उस वक्त तो उस तरह से के जासूसी के जराए भी नहीं थे, अब तो ये मोबाइल फोन ही सब कुछ कर देता है। एग्जैक्टली। तो उनके जो सिक्योरिटी का इंचार्ज था उसने मुझे बताया हमने टेलीफोन रखा वहां और उसके साथ तार अच्छा लगा दी ताकि उनकी जो गुफ्तगू है वो ना सुनी जा सके। वो सुनी जा सके। और बाहर बैठे हम गुफ्तगू सुन रहे हैं। तो जब भुट्टो साहब अंदर पहुंचे तो उन्होंने कहा, अपना तारुफ कराया कि मैं वज़ुकाई भुट्टो हूं। अच्छा ठीक है, सदर पाकिस्तान। उन्होंने कहा तुम कैसे सदर हो, मेजॉरिटी पार्टी का लीडर तो मैं हूं, तुम्हें किसने सदर बनाया? चुप। और उसके बाद जब उनको बताया गया कि हुजूर लुटिया डूब चुकी है, सरेंडर हो चुका है, बांग्लादेश बन चुका है जी। और इस खित्ते का मैं हुक्मरान बन चुका हूं, तो वो कहते थे कि जब शेख वो रुखसत हुए, शेख मुजीब बाथरूम में गए, याद अमीर साहब, बाथरूम में गए, फूट फूट कर रोए, फूट फूट कर। ठीक है, वक्त कम है शामी साहब, हमें आगे नहीं, बढ़ना मैं है। ये बता रहा हूं, तारीख है ना, तारीख बयान ये कर लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात हो रही है। अब वो जो ओ भाई मेरे, आप तो सेलेक्टिव वजीर आजम उनको कहते थे पहले दिन से, आप तो उनकी हुकूमत आपने एक दिन के लिए तस्लीम नहीं की। ठीक है। उस वक्त तो आप उनसे कोई बात करने को भी तैयार नहीं थे। फिर उनकी हुकूमत के खात्मे में भी आपने हस्बे तौफीक किरदार अदा किया, बल्कि आप पेश थे, आप तो उसके दाई थे कि नो कॉन्फिडेंस लाओ। बड़ा सवाल यही हुकूमत ना, बदलो। फिर जिनके साथ मिलकर वो लेकर आए अदम एतमाद, उन्हीं के फिर इत्तेहादी अब रहे तस्वीर और ना अब बहाएं। अपने इत्तेहादियों से गिले शिकवे कर रहे हैं। सलमान साहब, ये क्या कर रही है पीपल्स पार्टी? ये कहते हैं, पंजाबी का मारा सुन ले, मां नालो हेजली फफा कुटनी। देखें, शामी साहब ने पाकिस्तान की तल्ख तारीख है उसका जिक्र किया है। ये दायरों का सफ़र है जो आज तक चल रहा है, जारी है, बिल्कुल, कि कोई अपनी अना की कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है, कोई अपने इक़्तिदार पे कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। मुल्क टूट गया, अक़लियत को अक्सरियत पे मुसल्लत कर दिया गया। और मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था कि उस वक़्त भी एक एक्सटेंशन उस वक़्त भी एक एक्सटेंशन थी जिसकी वजह से मुल्क टूट गया, कि दोनों साइड से कहा जा रहा था कि मुझे सदर बनाया जाए। मैं समझता हूँ जब तक पाकिस्तान आगे नहीं होगा और ये शख्सियात और इनकी ज़ातें पीछे नहीं आएंगी, आगे की तरफ नहीं बढ़ा जा सकेगा। एक मरला और आ रहा है। कौन सा? देखिए, ये मरला आ रहा है 21 अक्टूबर का, और मैंने कल भी ये बात की थी कि नवाज शरीफ साहब की सियासत के हवाले से, उनकी कारकर्दगी के हवाले से, उनके तर्ज अमल के हवाले से दो आरा हो सकती हैं। 3 दफ़ा वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। अब जिस कैफियत में वो पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं वो बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। अच्छा। इसलिए
देखिए बात ये कि अगर पाकिस्तान ने आगे की तरफ जाना है, अभी शामी साहब ने पहले भी यही बात की है, मैं भी ये बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह मामलात आगे की तरफ चलने नहीं है चल सकते। कि आप इलेक्शन करवा लेंगे। एक माइंड सेट है, वो कहता है मैं नहीं मानता, और ये माइंड सेट की वजह से पाकिस्तान पटड़ी से उतरा है। ठीक। पाकिस्तान के लोगों की जिंदगियां तल्ख हुई हैं, उनकी जिंदगियां जीरण बनी हैं, और आज पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस आपस में मिलने को तैयार नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं 21 अक्टूबर को जो शख्स आ रहा है वो इमरान खान को साथ लेके बैठता था। अच्छा। उसने सीपैक पे भी लेके बैठा, वो दहशतगर्दी की जंग में भी लेके बैठा, और एक ख्वाहिश कह लें कि काश वो प्राइम मिनिस्टरशिप को छोड़ के पाकिस्तान के अंदर एक डायलॉग की सियासत का आगाज करें, ताकि ठीक है। पाकिस्तान आगे की तरफ जा रहे हैं। घर गए, जी, इमरान खान उनके के घर गए वो, हॉस्पिटल पहुंचे, जब वो अस्पताल गए, उसका पहुंचे, अस्पताल बड़ा पहुंचने सवाल के इस लिए। वक्त यही है ना कि जो 21 अक्टूबर को आ रहे हैं वो किसी डील के तहत आ रहे हैं या फिर डॉक्टर साहब कोई और मामला है? नून लीग की जो साख इस वक्त बुरी तरह से मुतासिर है अवाम में, उनको बहाल करने के लिए वापस आ रहे हैं, क्या वजह है, किस तरह से वो आ रहे हैं वापस? देखिए, डील वील का तो हमें कोई पता नहीं है, कोई ऐसा एविडेंस भी हमारे पास नहीं है कि हम कहें कि किसी डील के तहत वो आ रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि उनके रास्ते में कुछ कानूनी मुश्किलात हैं, उनको भी उन्हें एड्रेस कर लेना चाहिए, वरना मुश्किल सूरत हाल 21 अप्रैल को पैदा हो सकती है। तो 21 बेहतर है अक्टूबर। कि मामले जो हैं वो कानून के मुताबिक और अमन व अमान से एक रूटीन में तय हो जाएं, तो उसमें सबकी बेहतरी है, PMLN की भी बेहतरी है, दूसरी जमातों की भी बेहतरी है। उनके आने से PMLN को तो फ़ायदा होता है, लेकिन देखिए पाकिस्तान की सियासत की बेहतरी या पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो इक्तसादियात का है। तो इक्तसादियात के मसले को उस वक्त तक आप हल नहीं कर सकते जब तक आप सियासत में बेहतरी ना करें। ठीक है। तो अगर ये राइवलरीज चलती रहेंगी, अगर ये लड़ाइयाँ चलती रहेंगी, अब ये है कि हर कोई अपनी अपनी सियासी तरजीहात की बुनियाद पे ब्लेम करता है कि उसकी वजह से है या इसकी वजह से है। हम तो ये जानते हैं कि वक्तन फ़वक्तन तमाम सियासी लीडरों ने, जिसमें नवाज शरीफ साहब भी शामिल हैं, बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हैं, जिससे मुल्क को फ़ायदा भी हुआ है और नुकसान भी हुआ है। लिहाजा हिस्ट्री का इस्तेमाल सेलेक्टिव नहीं करना चाहिए, हिस्ट्री का इस्तेमाल टोटलिटी में करना चाहिए और उस कॉन्टेक्स्ट में करना चाहिए जिस कॉन्टेक्स्ट में वो वाक़यात रूनुमा हुए हों। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अपने मफादात को साइड पर रखना होगा, सियासी दुश्मनियां भुला के मुल्क की खातिर आगे बढ़ना होगा। हमें प्रोग्राम में आगे बढ़ना और बात करनी है गजा की सूरत हाल की, जहां इंसानी बहरान जन्म ले चुका है, जिंदगी सिसक रही है और इसराइल के जुल्म जारी हैं। इसी पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। इसराइल की जानिब से गजा खाली करने की धमकी दी गई, 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसे नामुमकिन करार दिया और दीगर ममालिक ने इसे मुस्तरद कर दिया, लेकिन उसके बावजूद इसराइल बाज ना आया। बमबारी का सिलसिला जारी रहा, लेकिन तब से अब तक एक अहम पेशरफ ये हुई है यासब कि सऊदी अरब के इसराइल से ताल्लुकात के क़याम के लिए जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो अब मुअत्तल हो चुके हैं। बाकायदा इसका ऐलान किया जा चुका है। इससे क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए, ये उनके मामलात हैं, हम अपना देखें। हमारा जो वहाँ पे गज़ा में जो ये बर्बरियत चल रही है, जो वहाँ पे वो हमारा उसमें कोई अमल दखल नहीं है, हमारा कोई रोल नहीं है, हमारी ना बात कोई सुनने वाला है, और उससे ज़्यादा बढ़ के सितम देखिए, ना हम बात करने की जुर्रत रखते हैं। एक ज़माना था, पाकिस्तान का भी सुपर पावर तो नहीं रहा, लेकिन अयूब के ज़माने में कहीं लुमम्बा मारा जाता था कॉन्गो में, अफ्रीका में, तो यहाँ पे जुलूस निकाले जाते थे। लाहौर की सड़कें और बड़ी सड़क ये माल रोड थी, वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज के, पंजाब यूनिवर्सिटी के लोग आके बोलते थे, कुछ करते थे, सॉलिडारिटी दिखाते थे। वियतनाम की जंग होती थी तो यहाँ पे नारा लगता था, एशिया सुर्ख है। हमारे कहने से उसने कहा सुर्ख होना था, लेकिन कोई ना कोई आवाज़ निकलती थी। बाशानी माँ होता था, यहाँ पे लेफ्ट और राइट का यहाँ झगड़ा था, लेकिन कोई ना कोई रमन। आज पाकिस्तानी कौम को क्या हो गया? दाल रोटी की पड़ी हुई अब तो सब। गज़ा की, भाई वहाँ गज़ा से ज़्यादा हमें दाल रोटी की पड़ी हुई है।
फ़लस्तीन से ज़्यादा, हिजबुल्लाह से ज़्यादा हमें पड़ी हुई है। हमसे कोई आवाज़ नहीं निकल रही। हम तो कोई 2 आदमी या 10 आदमी लाहौर प्रेस क्लब के सामने कोई कतबे लेके खड़े हों, उनको बर्दाश्त करने के मुतहम्मल हम नहीं हो सकते। और जब तक लाहौर पुलिस हरकत में ना आए और 2 या 3 जिसमें कोई खातून भी हो, जब तक उसे उठा के ना ले जाए, हमारे सीने में चैन नहीं आता। पाकिस्तानी कौम को हो क्या गया है? हम तो कुछ बोलने से कासर हैं। हमारी गवर्नमेंट, हमारे बड़े कुछ या कहने के नहीं है। ठीक है। याया खान जो था, हम कहते हैं ना बदनाम ज़माना, जब याया खान सदर पाकिस्तान था, पाकिस्तान की कुछ हैसियत थी। OIC के इजलास वगैरह में जनरल याया खान बतौर सदर पाकिस्तान कुछ कहते थे। कैसाब्लांका में कॉन्फ्रेंस हुई थी, ऑब्जर्वर स्टेटस OIC ने दे दिया हिंदुस्तान को। याया खान ने एहतजाज किया और उनका एहतजाज OIC ने माना, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ने माना। तब हमारे, आज हमें कोई पूछने वाला नहीं। ठीक है। हमारे ये, पर चले वो नहीं है। अवाम को आप देख लें और यहां देख लें, भाई 4 आदमी लाहौर प्रेस क्लब के सामने खड़े हों तो आप उसको बर्दाश्त नहीं कर ठीक सकते। है। तो कौन सी आपने सवाल कैफियत? किया कि हम कुछ करने की पोजीशन में क्यों नहीं है। शामी साहब, आपकी नज़र में सऊदीया, ईरान बयानबाजी कर रहे हैं लेकिन कुछ कर रहे हैं किसी हद तक, हम क्यों नहीं कुछ कर पा रहे हैं? सऊदी अरब ने OIC का इजलास भी बुलाया है। उसका क्या नतीजा? नहीं, अभी तलब की है, होगा। देखें, कुछ कल जुमा था ना, तो जुलूस तो निकले हैं जगह जगह मुख्तलिफ शहरों में और लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। लेकिन ये बात दुरुस्त है, क्योंकि ये लीडरशिप जो है ना, लीड तो वो करती है ना। तो जहाँ एक लीडर जो है वो तो अभी बरज़ख में हो, यानी वापसी का सफ़र कर रहा हो, और दूसरा जो है वो जिंदा में हो, फिर कौम को कॉल कौन देगा और कौन, किसकी आवाज़ पे कौम बाहर निकलेगी? ये बात, ये अपनी जगह हकीकत है। लेकिन बहरहाल हम, यानी जो 1940 में मुस्लिम लीग का इजलास हुआ था लाहौर में, जिसमें करारदाद लाहौर मंजूर की गई, जिसे करारदाद पाकिस्तान कहते हैं, उसमें दूसरी करारदाद जो थी वो पास की गई थी फ़लस्तीन के हवाले से। तो पाकिस्तान इतना जुड़ा रहा है और पाकिस्तान ने कभी इसराइल को तस्लीम नहीं किया। पाकिस्तान कभी इसराइल के साथ नहीं बैठा, तमाम तर दबाव के बावजूद, प्रेशर के बावजूद। और पाकिस्तान जो है वो अरबों का तर्जमान रहा है। अलजायर, मराकश, ट्यूनिस जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, जिद्दोजहद कर रहे थे, हमारे पासपोर्ट पर उनके लीडर सफ़र करते थे। तो हमारी रवायत है, हम आलम इस्लाम से जुड़े हुए हैं। लेकिन कुछ अरब ममालिक तो कबूल कर चुके हैं ना इसराइल को, अब उन्हें क्या करना होगा? कबूल कर चुके हैं, जब सारे कबूल कर लेंगे तो फिर देखेंगे। लेकिन उनको भी तो अब मुश्किल पड़ी हुई ना। अब सऊदी अरब ने, यानी उस रास्ते पे चल रहा था, लेकिन उस रास्ते को रोका है। तुर्की ने भी तस्लीम कर रखा है, तुर्की के लिए भी मुश्किल है। तो जब तक इसराइल जो है वो इंसानियत से काम नहीं लेगा, अब गजा को कह रहा है कि खाली कर दो, और UN भी उसको मानने के लिए तैयार नहीं। तो ये जंग जो है, ये जो आग है ना, ये घर घर में लगेगी। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं इस जंग का दायरा कार मजीद वसी हो सकता है। लेकिन हम देख रहे हैं ऐसे में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कुछ मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं, कुछ दीगर ममालिक के जो हुकाम हैं उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। क्या उनकी ये संजीदा कोशिशें हैं जंग बंदी के लिए? इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। सलमान साहब, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ख़ासे मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं जंग बंदी के हवाले से। 4-5 कोई अरब ममालिक के हुकाम से उनकी मुलाकातें भी हुई हैं। अगर वो इतने ही संजीदा हैं तो वो जो पुष्टपनाही, ये ना कहें, ये जंग बंदी के हवाले से ना कहें, लेकिन जो अमरीका पुष्टपनाही इजराइल की तर्जुमानी के हवाले से, इसलिए तो मुलाकातों में क्या बातें कर रहे हैं? उनकी जान उस तोते में है, वो पीछे खड़ा है उनके। देखिए बात ये कि वो जो गजा पे कह रहे थे कि वो वहाँ से निकल जाएं, तारीख़ ये बताती है कि जहाँ पर जज्बा हुर्रियत हो और मुज़ाहमत का अमल जारी हो,
वहाँ पर कभी कोई गालिब नहीं आ सकता। ये कश्मीर है, क्या कुछ नहीं किया, 10 लाख फौज है वहाँ पे, तो वहाँ पे रोज़ कुछ ना कुछ होता है ना, जहाँ पर जज्बा हुर्रियत। और फिर आप देखें हुआ क्या कि ये मैं 10 दिन पहले की आपको बात बता रहा हूँ कि कुछ मुल्कों ने आपने कहा तस्लीम कर लिया था, कुछ 4-5 तस्लीम करने के करीब तर थे, 4-5 के साथ सफारती तल्लुकात कायम हो रहे थे, और सऊदी अरब की खबरें भी थी और हम भी सऊदी अरब के मुंतज़िर थे। किसने सारा मामला तलपट करके रख दिया? हमास ने। ये क्रेडिट तो आप उनको दें, कामयाबी तो वो ले चुके हैं। उन्होंने सारे मामला तलपट करके रख दिए हैं, और मशरिक़ वस्ता में अमेरिका जो ख्वाब देख रहा था उसके तो बहुत सारे मकासद थे। अब आप कह रहे हैं कि जी वो अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा, तो उनका क्या मिशन है, किस मिशन पे है ये वो? पहले मुझे बताएं, ये वही है वो जो 3 दिन पहले सायरन बजाए और नंगे पांव दौड़ा है, वो है ना? ये मौत से डरते हैं, और जो कौमें मौत से नहीं डरती आप उन पे गालिब नहीं आ सकते। और बात यह है कि सबसे बड़ा अलमिया ये है, अयाज साहब ने दुरुस्त कहा कि आप अगर किसी को एहतजाज की इजाज़त भी नहीं देते, आज दुनिया के अंदर, लंदन के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर, टोरंटो के अंदर, उन माशरों में जिन्हें हम कहते हैं कि आलम कुफर इसराइल के पीछे खड़ा है, वहाँ के लोग निकले हैं। पाकिस्तान के अंदर ये सांप क्यों सूंघा हुआ है, इस पे सोचना चाहिए। इसलिए कि मैं बड़े अरसे से कहता था कि पाकिस्तान के लोगों को एक प्लान के तहत जानबूझ के रोटी दाल की फिक्र डाली गई कि इनके अंदर से मुज़ाहमत का जज्बा खत्म हो। ठीक। एक ज़माना था कि इस तरह का इश्यू होता था तो माल रोड से गुजरना मुश्किल होता था, हज़ारों की तादाद में लोग निकलते थे। ये लम्हे फिक्री है पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम के लिए, और चैलेंज है। कुछ देर पहले, आने से पहले, खुर्शीद कसूरी साहब से मेरी बात हुई। खुर्शीद कसूरी साहब पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा रहे। उन्होंने कहा कि आज से 2 दहाई पहले पाकिस्तान मैटर करता था आलम इस्लाम के मामलात में, हम इस सारे मामलात के अंदर मौजूद थे। आज हमें पाकिस्तान का मुआशी तौर पे दिवालिया निकाल दिया गया है, और मैं हैरान रहा। उन्होंने लफ्ज़ से सवाल किया कि पाकिस्तान की अशराफिया ने पाकिस्तान को इस नहज पे पहुंचा दिया कि आज दुनिया में और आलम इस्लाम में हम मैटर ही नहीं करते। तो मैं समझता हूँ कि आंखें खोलने की जरूरत है, नविश्ता दीवार पढ़ लें। और वो पहुंचे हुए इस वक्त सऊदी अरब में। मैंने परसों भी कहा था, कल भी कहा था, और आज भी कह रहा हूँ कि मुझे MBS से ये तोको नहीं थी, लेकिन उसने पहले दिन कहा कि खत्म हो गया। देखें, इसलिए खत्म कि वहाँ की अवाम भी है। देखें, ये मुस्लिम ममालिक के हुक्मरानों के साथ मामलात करना बड़ा आसान है, ठीक है, लेकिन उनके अंदर भी तहरीक मौजूद है। ये आग लगनी है। ये 2 हिस्सों में दुनिया तकसीम कर दिया है। हमास का इतना बड़ा क्रेडिट, उसने दुनिया की सारी सियासत तलपट करके। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी नजर में, 1 मिनट, एक मेरी बात सुन जी लें। जी, हम तो खुद ही हमास हैं और खुद ही इसराइल हैं अपने। हम तो खाना जंगी में मुब्तला हैं। एग्जैक्टली, ठीक है, एक दूसरे के तरफे हैं। एक दूसरे से बात करने के हम लिए किसी के लिए क्या आवाज तो फिर उठाएंगे किसी के जब लिए क्या हालात ऐसे करेंगे? होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में क्या लगता है आपको, अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा किस मिशन पर हैं? कतरी अमीर से मिले हैं, उर्दन के बादशाह से मिले, बहरीन के बादशाह से, फिर सऊदी वली अहद से भी उनकी मुलाकात होनी है। देखिए, अमेरिका की पॉलिसी का एक सतून है इज़राइल का डिफेंस और इज़राइल का तहफ़्फ़ुज़, और उनकी मुलाकात का बुनियादी मकसद यही नज़र आता है कि किसी तरीके से हमास को कन्विंस किया जाए कि वो सीज़ फायर करे। और दूसरे जो ज़्यादा अमेरिका और इज़राइल के लिए परेशानी का बायस है, हमास ने हॉस्टेज लिए हुए हैं, कुछ उनके फ़ौजी पकड़ लिए हैं इज़राइल के, जिसमें अमेरिकी शहरी भी हैं। तो उसकी वजह से जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भागे फिर रहे हैं। वो इसलिए नहीं भागे फिर रहे हैं अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर कि वो कोई उन्हें जो है फ़लस्तीनियों से कोई हमदर्दी है, या जो जुल्म और तशद्दुद इज़राइल इस वक्त गज़ा में कर रहा है वो उसको ख़त्म करवाना चाहते हैं। देखिए, माजी का तजर्बा हमारा ये बताता है कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है। हाँ, पहली दफ़ा जो चीज़ हुई है वो हमास का पहला एक्शन था, जो कभी इतना बड़ा एक्शन उसने लिया। माजी में हमने देखा है जब भी ये झगड़ा हुआ है, इज़राइल को मौका दिया जाता है बड़ी ताकतों की तरफ से 8 या 10 दिन का, मैक्सिमम 2 हफ्ते का, कि वो इन पे बमबारी करे, हमास की तबाह बर्बादी करे, इलाके को तबाह करे, उनकी यूटिलिटीज़ को ख़त्म करे, और उसके बाद फिर अमेरिका बहादुर UN के ज़रिए एक सीज़ फायर करवा देता है। तो सीज़ फायर तो हो जाएगी 8-10 दिन के बाद, जब उनको तसल्ली हो जाएगी कि हमास को शदीद तरीन नुकसान पहुँचा दिया गया है। और हमारे जो मुसलमान मुल्क हैं उनको सांप सूंघा हुआ है
क्योंकि वो उनके अपने मसाइल हैं अरब मुल्कों के, और अरब मुल्क रेडिकल फोर्सेस से डरते हैं। वो हमास के इसलिए ख़िलाफ़ हैं, वो हिज़्बुल्लाह के इसलिए ख़िलाफ़ हैं, वो ईरान के इसलिए ख़िलाफ़ हैं, किसी स्टेज पे वो शाम के भी ख़िलाफ़ थे, अब तो शाम बेचारा मारा गया, लीबिया के कर्नल कज़ाफ़ी के ख़िलाफ़ थे, क्योंकि वो एक रेडिकल फोर्सेस को रिप्रेजेंट करता था। और ये सब फोर्सेस वो थी जो इज़राइल के ख़िलाफ़ जहाद को जारी रखना चाहती थी, जबकि बाकी अरब स्टेट जो हैं कंप्रोमाइज़ इसलिए कर रही हैं कि उनका ख्याल ये है कि अगर वो झगड़ा बढ़ता रहा तो कहीं उनकी अपनी हुकूमत अपने मुल्क में शिकार ना हो जाए मसाइल की। तो ये अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो हैं वो कोई, लेकिन डॉक्टर सऊदी अरब ने तो मुज़ाकरात फ़लस्तीनियों के मुअत्तल लिए कर नहीं दिया ना, लेंगे। दीगर ममालिक जिन्होंने एक्सेप्ट किया है इसराइल को, क्या वहाँ कोई देखिए, तहरीक मौजूद मुज़ाकरात है? मुअत्तल करने से सवाल ये है कि मुज़ाकरात शुरू क्यों हुए थे। देखिए ना, उस फ़लस्तीन का मसला तो उस वक्त भी मौजूद था। इस वक्त इसलिए मुअत्तल किए गए हैं कि गलियों, सऊदी अरेबिया की गलियों और सड़कों में जो सेंटीमेंट है वो जो है हमास के हक में है, हुकूमत का सेंटीमेंट हमास के लिए नहीं है। तो लिहाजा पब्लिक रिएक्शन के डर की वजह से ये अरब मुल्क जो हैं इस वक्त एक मॉडरेट पॉलिसी को छोड़ के एक विड्रॉल की पॉलिसी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर वो हमास के हक में नहीं है, क्योंकि हमास वो सोच रिप्रेजेंट करती है जो चैलेंज करता है कंजर्वेटिव मोनार्कीज मिडिल ईस्ट की को। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन बता दीजिए क्या है? देखिए, पाकिस्तान की पोजीशन तो ये है कि वो इन्होंने एक दो बयानात दिए हैं जिसमें पुरानी पॉलिसी को उन्होंने रिपीट किया है, लेकिन इस सिलसिले में कोई मौसर कार्रवाई पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है। उसकी एक बड़ा तो वजह जो अभी बयान कर दी गई है कि मुल्क के अंदर सियासतदानों में जूतियों में दाल बट रही है और कुछ सियासतदानों के खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट है। तो सियासी माहौल हमारा ऐसा नहीं हालत है, इतनी अबतर है कि हम किसी को क्या आंखें दिखाएंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।